पूज्य संत श्री आसाराम बापूजी आप सभी से मिलने के लिए बहुत जल्द यहाँ पधारने वाले हैं। नारायण हरि। प्रफुल्ल भाई, आश्रम में दोनों बच्चों के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है। आप शांति और हिम्मत रखिएगा। दोनों बेटों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दीपेश वाघेला के पिता प्रफुल्ल भाई ने बिना कुछ बोले ही आसाराम से कह दिया था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। आसाराम तो लोगों का मिजाज भांपकर 2 से 4 मिनट में ही वहां से रवाना हो गए। लेकिन आसाराम दीपेश वाघेला के घर आए थे, ये बात चारों तरफ बिजली की तरह फैल गई। हमारे 2 बच्चों को निगलने के बाद उस आसाराम की हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? जला दो इस गद्दी को। दीपेश अभिषेक मौत मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल उठते रहे, जैसे कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में देरी क्यों की? जब दोनों बच्चों के शव मिले तब पुलिस ने माता पिता को उनके फोटो या वीडियो लेने से क्यों मना किया? दोनों बच्चों के शवों को नदी किनारे से पुलिस के बजाय आश्रम के लोग उठाकर बाहर क्यों लाए? तो जैसे ही मैं आया मैंने तुरंत पूछा कि ये शव यहाँ कौन लाया? तो बोले कि ये आश्रम के लोग हैं कि भाई वहाँ से शव हटाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? बच्चों के अभिभावकों द्वारा संदिग्धों के नाम दिए जाने के बावजूद पुलिस क्यों अपनी संतान खोने वाले माता पिता को परेशान करती रही? लेकिन ऐसा लगा कि जांच में वे हमसे ही ज्यादा पूछताछ कर रहे थे। मामले की जांच सीआईडी क्राइम को सौंपने में देरी क्यों हुई? क्या दोनों बच्चों के शवों को जलाने की कोशिश की गई थी? काले धब्बे थे, जैसे उन्हें जलाने की कोशिश की गई हो, ऐसा लग रहा था। क्या दीपेश और अभिषेक की आश्रम के अंदर ही हत्या की गई थी? जलाने की कोशिश की और मर्डर कर दिया, ये 100% सच है। क्या पुलिस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आसाराम को बचाने की कोशिश कर रही थी? मतलब शुरुआत से ही गुजरात पुलिस ने आसाराम को, चाहे गुजरात सरकार हो या गुजरात पुलिस, उन्हें बचाने में पूरा सपोर्ट किया है, आसाराम के आश्रम को और आसाराम को। सबसे बड़ा सवाल है क्यों? ऐसे कई सवाल लोगों के दिमाग में हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। लोगों के गुस्से और मीडिया के दबाव के बाद आखिरकार सरकार ने दीपेश अभिषेक मामले की जांच सीआईडी क्राइम को सौंप दी। लेकिन उनके माता पिता को अब गुजरात पुलिस पर भरोसा नहीं था। दीपेश के पिता प्रफुल्ल भाई ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग के साथ मौन उपवास शुरू किया। प्रफुल्ल भाई की मांग है कि हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर जनता से कहें कि हम दीपेश और अभिषेक के हत्यारों को तुरंत पकड़ लेंगे। चारों ओर ऐसी चर्चा थी कि आसाराम आश्रम में मासूम बच्चों दीपेश और अभिषेक की किसी तांत्रिक अनुष्ठान में बलि दे दी गई है। दोनों बच्चों को न्याय दिलाने के लिए प्रफुल्ल भाई और शांति भाई उपवास पर बैठ गए। उनकी इस मांग को पूरे गुजरात से समर्थन मिल रहा था। समाज के नेता और राजनीतिक हस्तियां भी उनसे मिलकर उन्हें आश्वासन दे रहे थे। कई नेता रात में आते थे। शक्ति सिंह गोहिल भी आ चुके हैं, अर्जुन मोड़वाड़िया भी, शंकर सिंह वाघेला भी आ गए, सिद्धार्थ पटेल भी आ गए, लेकिन भाजपा से सिर्फ और सिर्फ गोविंद भाई प्रजापति आए। लोगों के आक्रोश को भांपते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों बच्चों के पिताओं से मिलने का फैसला किया। पालनपुर के तत्कालीन विधायक गोविंद भाई प्रजापति न्याय मांग रहे दोनों पिताओं को मुख्यमंत्री के बंगले पर उनसे मिलवाने ले गए। शाहीबाग गए तो वहाँ अमित शाह थे। अमित शाह बैठ गए, मैं उनकी गाड़ी में बैठा था, फिर अंदर जाकर दोनों साथ आए। बैठने के बाद उन्होंने सारी बातें की कि भाई आप लोग ये उपवास मत करो, और तब उनकी तरफ से वीडियोग्राफी कराई गई कि भाई कोई भी रसूखदार क्यों ना हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन क्या उन्होंने दोनों बच्चों के पिताओं को धोखा देकर उनका उपवास तोड़वा दिया? उस समय साहब हमारे साथ खड़े हुए और हाथ में नींबू शरबत का गिलास था और वह देकर मुझे पिलाया गया। मुझसे कहा कि लो पी लो, और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम अपना उपवास तोड़ दें। इसके साथ ही बाहर ऐसी बातें फैलने लगी कि दीपेश और अभिषेक के अभिभावकों ने उपवास तोड़कर पारणा कर लिया है। बाहर यह फैला दिया गया कि प्रफुल्ल भाई ने पैसे भी ले लिए और उपवास भी तोड़ दिया। दीपेश अभिषेक मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री द्वारा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस DK त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। लेकिन दीपेश के पिता इसे भी आसाराम को बचाने की एक कोशिश ही मानते हैं। बम धमाकों के लिए कोई आयोग नहीं बैठता। इन बच्चों को पता है कि वे यहाँ पढ़ते थे और आश्रम के अंदर से ही, उसी के परिसर से शव मिले हैं। हत्याएं हुई हैं, हमने नाम दिए हैं, फिर भी अगर वे आयोग बिठा रहे हैं तो यह सिर्फ मामले को कमजोर करने के लिए ही किया गया था।
अगस्त 2008 में जस्टिस डी.के. त्रिवेदी आयोग का गठन किया गया। उनकी जांच लगातार 5 साल तक चली। 2013 में आयोग ने यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार को इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने में और 6 साल लग गए। इस रिपोर्ट में क्या था? यही कि दीपेश अभिषेक को किसी ने नहीं मारा। बच्चों की मौत सिर्फ आसाराम आश्रम की लापरवाही की वजह से हुई थी। एक तरफ दीपेश और अभिषेक के परिवार वाले न्याय के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ देश भर से आए आसाराम के साधक पूरे अहमदाबाद में उत्पात मचा रहे थे। आसाराम ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए देश भर से अपने साधकों को अहमदाबाद बुलाया। प्रवचन के नाम पर उन्हें ऐसा भड़काया कि आश्रम से निकले सैकड़ों साधक अहमदाबाद में चारों तरफ तोड़फोड़ करने लगे और आगजनी करने लगे। इसमें हुआ ये कि ये पूरी घटना घटी उसके 10 या 15 दिनों के बीच गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा पर आसाराम पहली बार यहाँ आए थे। उस वक्त अहमदाबाद के अंदर ज्यादातर जो रानीप का पूरा इलाका है, उस इलाके के अंदर लोगों ने बंद का ऐलान कर दिया था और हजारों की संख्या में आसाराम के जो अनुयायी थे वो गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के दर्शन करने के लिए आसाराम आश्रम में आए। लगभग 1.5 लाख लोग थे और इसका अंदेशा कि भाई ये कुछ अजीब घटना घटेगी, ऐसा अंदेशा हमें पिछले दिन से ही था। तो जब मैं दिव्य भास्कर में बतौर जर्नलिस्ट था तो हमारी एक टीम बनाई गई थी। मैं जिस टीम का हिस्सा था मैं उस दिन आश्रम में था। अब सुबह के 9:30 के आसपास हम वहां पहुंच गए तो देखा कि भक्त आ रहे हैं। तब अहमदाबाद के लोग उन लोगों पर गुस्सा कर रहे हैं, सरेआम कि आप वापस जाओ। आश्रम के लोगों और अहमदाबाद के लोगों के बीच झड़प थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी सड़क पर ही। इतने में मुझे एक फोन आया बाहर से कि तू कहाँ है, तू बाहर आ, बाहर पत्थरबाजी हो रही है। बाहर आई तो मैंने देखा कि एक ट्रक भरकर लोग बाहर आ रहे हैं। वो फोटोग्राफ्स भी आज उपलब्ध हैं। अहमदाबाद के लोग आश्रम का नामो निशान मिटा देने को तैयार थे, जबकि हजारों साधक पूरे अहमदाबाद को आग के हवाले करने निकले थे। इस झड़प में निर्दोष लोग और मीडिया कर्मी बेतहाशा हिंसा का शिकार हुए थे। उन लोगों ने हमें दूर से देखा तो उन लोगों ने ऐसा कहा कि अरे देखो वो मीडिया वाले हमारे गुरु को जो बुरा दिखा रहे हैं। ऐसा कहकर वो लोग वहां आए, यानी कि मीडिया वाले हो ना, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे साथ। ऐसा कहकर उसने मेरे बाल ऐसे पकड़े और मुझे बाल पकड़कर बाहर खींच लाए और फिर मुझे मारा, क्योंकि मुझे सिर में मारा था थोड़ा और मुझे पैर, हाथ और हर जगह पीछे पीठ पर और इस तरह मुझे मारने लगे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि लोहे की पाइप सिर में नहीं मारी थी। और मैं जो अंदर चला गया सोसाइटी के अंदर, वहाँ बहुत सारे आश्रम के गुंडे थे और वो मार रहे थे। और उन लोगों ने फिर मुझे देखा कि ये कौन है। तो मैंने कहा कि भाई मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पर उन लोगों ने कुछ सुना नहीं और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे पकड़कर मेरे ऊपर तेल डालकर आग लगा दी गई। देखो मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं दिव्य भास्कर का पत्रकार हूँ। साले हमारे गुरुजी को बदनाम करते हो, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर देश भर से आए आसाराम के साधकों ने अहमदाबाद में हंगामा मचा दिया था। वे घरों में घुस घुस कर लोगों को मार रहे थे और अंधाधुंध पत्थरबाजी कर रहे थे। वहां उन्हें अपनी ड्यूटी कर रहे मीडिया कर्मी दिखे तो उन्हें भी बुरी तरह पीटा। इसमें सबसे बुरी हालत दिव्य भास्कर के तत्कालीन पत्रकार कुलदीप सिंह कलेर की हुई। और जब मुझे कार से इस तरह बाहर फेंका गया तब जो भीड़ थी, वहाँ जितने भी लोग थे, वे लोग मुझे लातों और डंडों से मारने लगे कि भाई इसे जान से मार दो। इसका ध्यान रखना, देखना भागने की कोशिश न करें। प्लीज मुझे एक फोन करने दो, आपको आपके गुरुजी का वास्ता। जल्दी कर ले, वो लोग आई उससे पहले कर ले। ऐसा लग रहा था जैसे याददाश्त चली गई हो। कोई नंबर याद नहीं आ रहा था। संदेश का नंबर याद आ गया, 40004000, जो उनका कस्टमर केयर नंबर था। आसान था इसलिए मुझे वो याद आ गया। और मैंने फोन किया तो रिसेप्शन पर किसी ने उठाया। मैंने कहा कि क्राइम रिपोर्टर मनोज कारिया को दो फटाफट। इतनी बात हो ही रही थी कि इतने में वो लोग वापस आ गए और उन्होंने देखा कि इसके पास ये फोन कहाँ से आया, ये फोन क्यों कर रहा है। तो उन लोगों ने मुझे फिर से पीटा।
तूने ही तो इसको फोन दिया था, साले गद्दार। मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। अब तुम्हें जो करना है कर लो। पत्रकार कुलदीप सिंह कलेर पर आसाराम के गुंडों ने सुबह से 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू किया, जो पूरे दिन और शाम तक चला। आसाराम के गुंडे उस कमरे में 2 लहूलुहान आदमियों को लेकर आए और उनमें से एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि आपको ये कहना है कि ये 2 लोग बम लेकर आए थे और आप इसके गवाह हैं। क्या आसाराम के साधक अहमदाबाद में ब्लास्ट करने वाले थे? कौन हो तुम? मैं जर्नलिस्ट हूँ, कहाँ काम करते हो? दिव्य भास्कर में। ये बेवकूफ आम नागरिक समझकर जर्नलिस्ट को उठा लाए हैं। अब आश्रम पीआरओ के तौर पर मुझे उनकी गलतियों को सुधारना होगा। दिव्य भास्कर जैसी अग्रणी संस्था के पत्रकार को आसाराम के गुंडों ने किडनैप कर लिया था। कुलदीप सिंह कलेर के गायब होने की खबर मीडिया जगत में आग की तरह फैल गई। उसी दिन सुबह आज तक की पत्रकार गोपी गांगर के साथ मारपीट की गई थी। उन्हें 108 के जरिए अस्पताल ले जाना पड़ा था, लेकिन कुलदीप सिंह इतने खुशकिस्मत नहीं थे। मैं लापता था तो जहाँ गाड़ियां जल रही थीं वहाँ मुझे एक पत्रकार ने देखा था, डीएनए के पत्रकार रोक्सी गागड़ेकर। उन्होंने मुझे वहाँ देखा था, तो उन्होंने कहा कि भाई कुलदीप को आखिरी बार मैंने यहीं देखा था। तो सब ढूंढते ढूंढते वहाँ गए थे, तो वहाँ जिस बहन ने मुझसे कहा था कि मुझे बचाने आओ, वो बहन भी वहाँ खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि कौन, तो उन्होंने कहा कि भाई पाजी थे, वो लाल पगड़ी वाले पाजी थे। उन्हें पुलिस गुंडे पकड़कर ले गए हैं आश्रम में। तो इस तरह ये साफ हो गया कि मुझे आश्रम के अंदर बांध कर रखा है, या जो भी मुझे अंदर ले गए हैं। तो पुलिस ने फिर मुझे आश्रम के अंदर से रेस्क्यू किया। पूरा दिन जानलेवा पिटाई सहने के बाद कुलदीप सिंह कलेर को ठीक होने में 1 महीना लग गया। लेकिन आज 18 साल बाद भी हर सर्दियों में वो दर्द की टीस उन्हें उस भयानक दिन की याद दिलाती है। कभी कभी आप ऐसे सदमे में चले जाते हैं, और आज भी जो इतना टॉर्चर मुझे किया गया था, तो मुझे उसका जो दर्द है वो भी याद दिलाता है। और उस समय के लोगों ने कह दिया था कि अब तुम्हें कुछ दर्द पूरे साल, पूरी जिंदगी रहेगा। तो साल की सर्दियों में तो मेरी बहुत मुश्किल सर्दी बीतती है, और हर सर्दी में मुझे तो याद आता ही है। अभी भी जो मेरी पसलियां टूट गई थीं और जो सब चोटें लगी थीं, जो मुझे पूरे शरीर में पीटा गया था, उसकी वजह से जो लिगामेंट्स और मसल्स डैमेज हुए थे, उसके लिए डॉक्टरों ने कहा था कि अब आपको कुछ दर्द कुछ मौसमों में पूरी जिंदगी होगा, और वो जब होता है तब याद आता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरियों पर हुए भयानक हमले के बाद अहमदाबाद के पत्रकार इकट्ठा हुए। उन्होंने न्याय के लिए रैली निकाली। दूसरों के लिए न्याय की मांग करने वाले पत्रकारों को इस बार अपने लिए न्याय मांगना था। लेकिन क्या मीडिया कर्मियों को न्याय मिला? हद तो ये थी कि कुलदीप सिंह को पूरा दिन बंधक बनाकर पीटने के बाद आसाराम ने शर्म करने के बजाय धौंस जमाई। वे लोग सौदेबाजी पर उतर आए। हम वाहेगुरु के घर बैठे हैं। जो भी हुआ वो गलती से हुआ। हम सब आपसे माफी मांगते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आपने जो पुलिस कंप्लेंट की है वो वापस ले लीजिए। आप लोगों ने मेरी पगड़ी जलाई, बाल खींचकर मुझे मारते हुए ले गए, पूरा दिन कमरे में बांध कर रखा और जानवरों की तरह मारा, और आप कह रहे हो कि मैं पुलिस कंप्लेंट वापस ले लूं। ये तो वाहेगुरु जी की कृपा है कि मैं जिंदा बच गया। इसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। ये छोटी सी भेंट ले लो और पूरी बात पर मिट्टी डालो। किसी भी तरह वे लोग शिकायत वापस ले लें। और इसके लिए उन्होंने एक सिख व्यक्ति को चुना, जो आश्रम के अंदर ट्रांसपोर्ट का सप्लायर था। ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस थी उसका वेंडर था। वो व्यक्ति मुंबई से दबाव बनाने आया था। ओए शर्म करो, वाहेगुरु के मंदिर में बैठकर पगड़ी की कीमत लगाते हो। ऐसा है तो एक काम करो, जिन लोगों ने हमारे बच्चे का ये हाल किया उनको हमारे हवाले कर दो। 20 लाख रुपए। एक आदमी को पूरा दिन बंधक बनाकर पीटने की कीमत आसाराम आश्रम ने 20 लाख रुपए लगाई। सोचिए, इन दरिंदों ने दीपेश अभिषेक की जान के बदले उन मासूम लड़कियों को जो रौंद डाला, उनकी क्या कीमत तय की होगी। सरकार उन लोगों पर एक्शन ले रही है। आज अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो उन्हें बहुत खुशी होती, क्योंकि वे मानते ही थे कि कुदरत तो उसे सजा देगी ही, न्याय तो उसे सजा देगा ही। मौत के मुंह से वापस आने के बाद पत्रकार कुलदीप सिंह कलेर का जीवन के प्रति नजरिया बदल गया। मैं बेड रेस्ट पर था और तब मैंने ये बात लिखी थी कि जख्म के नीले निशानों की गवाही है। जख्म के नीले निशानों की गवाही है, हमारी रगों में खून नहीं स्याही है। तो इस
एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े और जीवन में एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हुआ, लाइफ में साहस करने की वृत्ति मुझ में एक अलग ही डेवलप हुई। पत्रकार गोपी घांघर ने भी आसाराम के गुंडों द्वारा उन पर की गई हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। साबरमती पुलिस स्टेशन के अंदर हमारी एफआईआर दूसरे दिन हमने दर्ज कराई थी। मैंने और मौजूदान गढ़वी हम दोनों की एक जॉइंट एफआईआर थी, जिसके अंदर हमने 8 आरोपियों के नामजद एफआईआर की थी, जिसमें आई थिंक कि सबको 2 या 2.5 साल की सजा भी गांधीनगर कोर्ट द्वारा सुनाई गई। दीपेश अभिषेक के केस में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डी के त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बिठाया। अरे ओ बाबा, ये कोई धर्मशाला नहीं, अंदर कहाँ आ रहे हो? मुझे पता है बच्चा, इसी केस में मैं अपना बयान लिखवाने आया हूँ। बोलिए बाबा, दीपेश अभिषेक केस में आपको क्या बयान देना है? यही कि आसाराम तांत्रिक विद्या जानता है। मैंने ही आसाराम को ये विद्याएं सिखाई थी। आसाराम और उसका बेटा नारायण साईं तांत्रिक विधि या काला जादू करते हैं, ये बात नारायण साईं के पूर्व पीए ने मीडिया को बताई थी। यहाँ तक कि दीपेश के पिता प्रफुल्ल भाई वाघेला भी आसाराम की करतूतों के बारे में बिना हिचकिचाए कहते हैं, मैंने इस घटना के बाद बहुत कुछ सुना है। इस तरह से मर्डर भी हुए हैं, जिंदा जलाया गया है। महेंद्र चावला ने भी उसे अपनी आंखों से देखा है कि बॉडी के ऊपर जो भी मतलब लड़कों की बॉडी किस तरह थी, क्या किया गया था। सरकार अगर सही नियत से वाकई गुनहगार को सजा देने की कोशिश करे तो उसे दूसरा जन्म लेने पर भी सजा पूरी ना हो। आज 2 दशकों के बाद भी प्रफुल्ल भाई और शांति भाई वाघेला अपने बेटों के न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। उन्हें कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जैसे कि रिपोर्ट के बाद भी ये साफ नहीं है कि दीपेश और अभिषेक की मौत हुई कैसे। उनके अंग किसी ने काटे हों, उस तरह से गायब क्यों थे? केस की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई? सरकार ने 5 साल तक यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश क्यों नहीं की? आज इस केस को 2 दशक होने को आए हैं। जब भी दीपेश अभिषेक की बात आती है तो उनकी मां फूट फूट कर रोने लगती है और पिता आंसू रोककर दर्द के साथ कहते हैं, लेकिन जो अंदर घाव है वो तो भरने वाला नहीं है, वो तो जब मैं जाऊंगा तभी भरेगा। इसके बावजूद आसाराम की लीलाएं बिना रोक टोक के चलती रहीं। लेकिन 2013 में एक ऐसी घटना घटी जिसने आसाराम का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। जोधपुर में एक नाबालिग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि आसाराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसकी एक एक जानकारी अच्छों के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अम्बा, ध्यान से सुनो, एक बड़ा तूफान तुम्हारी तरफ आ रहा है। यहाँ दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक 16 साल की बच्ची ने आसाराम बापू के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई है। मैं उन लोगों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ये मामला गंभीर है, ख्याल रखना। लांबा। पीड़िता की शिकायत थी कि 15 अगस्त 2013 की रात को जोधपुर के पास मड़ाई गांव के आश्रम में आसाराम बापू ने उसके साथ बलात्कार किया था। मामला वाकई गंभीर था। एक तरफ मासूम नाबालिग की जिंदगी का सवाल था, तो दूसरी तरफ वो संत थे जिन्हें करोड़ों लोग भगवान की तरह पूजते थे। उन्हें उनके ही आश्रम से गिरफ्तार करने का मतलब था पूरे शहर को आग में झोंक देना। 5 साल पहले अहमदाबाद इसका गवाह बन चुका था। दूसरी तरफ दिल्ली के निर्भया केस के जख्म अब भी ताजा थे। आसाराम केस में डीसीपी लांबा के सामने 3 चुनौतियां थीं। जब आसाराम की गिरफ्तारी होगी तब देश भर से उनके साधक जोधपुर पहुंच जाएंगे। उन्हें कैसे संभालना है, आम लोगों को परेशानी न हो और जान माल का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखना था। मीडिया में ऐसा संदेश न जाए कि पुलिस एक संत को गलत तरीके से परेशान कर रही है। तीसरी चुनौती थी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बिना किसी लालच के एक काबिल टीम बनाना। देखिए, आसाराम बापू के खिलाफ बलात्कार की गंभीर शिकायत दर्ज हुई है। जोधपुर पुलिस आपको भरोसा दिलाती है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। आपको समय समय पर जानकारी दी जाती रहेगी और जीत सच्चाई की ही होगी। लेकिन क्या साहब, आपको मुझे पूरा भरोसा दिलाना होगा कि इस शहर की कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। डीसीपी साहब, आप निश्चिंत रहें। अब डीसीपी लांबा का काम था घटनास्थल को सुरक्षित करना। अजय पाल लांबा ने अपने पुलिस इंस्पेक्टर को साथ लिया और निकल पड़े। सर, एफआईआर में तो लिखा है कि अपराध एक कुटिया में हुआ है। यहाँ तो शानदार बंगला दिख रहा है। 2 एकड़ के हरे भरे खूबसूरत और शांत फार्म हाउस में बना वह शानदार बंगला हर तरह की आधुनिक, आलीशान और बेहतरीन सुविधाओं से पूरी तरह से लैस था। लेकिन लांबा का ध्यान वहां से 500 गज दूर स्थित एक छोटे से मकान पर गया। उसके चारों तरफ हरे रंग का जाल बांध दिया गया था।
वहां क्या है? बापू की कुटिया है साहब। आसाराम बापू जब यहाँ आते हैं तो वहीं रुकते हैं। लेकिन उसके चारों तरफ जाल क्यों बांधा है? बापू की साधना में कोई खलल ना पड़े इसलिए वो जाल लगाया है। क्या इसी कुटिया में आसाराम ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया था? पीड़िता ने जोधपुर पुलिस के सामने जो बात कही उससे पूरा देश दहल जाने वाला था। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, हमें सावधानी से कदम उठाने होंगे। मुझे इस केस के लिए अपनी सबसे बेहतरीन टीम चाहिए। चंचल, आप इस केस की जांच अधिकारी रहेंगी। जी सर। मदन, यह तुम्हारे इलाके का मामला है तो तुम भी इस केस का हिस्सा रहोगे। मुक्ता जी, आप चंचल की मदद करेंगी। जी सर। सतीश जी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके सहयोग की जरूरत होगी। आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने वाली नाबालिग अपने माता पिता के साथ जोधपुर पहुंच गई थी। असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। जय हिंद सर, जय हिंद। पीड़िता और उसके माता पिता आ गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर इस फाइल में है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। बेटी, जो कुछ भी हुआ सब हमें बताओ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। समझ गई सर। आओ बेटी, मेरे साथ आओ। क्या हुआ मुक्ता? रेप तो हुआ है सर। इन 5 शब्दों ने न केवल अधिकारियों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जिस आसाराम को भगवान मानकर पूजा की जाती थी, उसी परिवार की फूल जैसी बेटी के साथ दिल दहला देने वाला घिनौना कृत्य किया गया था। तुम पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उससे छुटकारा दिलाने के लिए मुझे तुम पर एक विधि करनी होगी। मुझे जाने दीजिए बापू। ये आप क्या कर रहे हैं बापू? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अपनी पोती से भी छोटी उम्र की एक नाबालिग के साथ आसाराम ने कैसा घिनौना कृत्य किया होगा कि उसकी गवाही सुनकर कई खूंखार केस सुलझा चुकी सब इंस्पेक्टर मुक्ता पारिक की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। पीड़िता का बयान दर्ज होने से पहले एक दिलचस्प घटना घटी। जहां जुर्म हुआ था, मणाई का वो फार्म हाउस जोधपुर वेस्ट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता था, जबकि केस की जांच कर रहे डीसीपी अजय पाल लांबा जोधपुर ईस्ट का कार्यभार संभाल रहे थे। अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई विवाद न हो, इसके लिए जोधपुर सिटी पटवारी को बुलाया गया और मेजरिंग टेप से पूरे फार्म हाउस की मैपिंग की गई। उसमें एक राज खुला कि फार्म हाउस भले ही जोधपुर वेस्ट में आता हो, लेकिन 500 गज दूर स्थित आसाराम की एक कुटिया जोधपुर ईस्ट पुलिस की सीमा में आती है। ये वही कुटिया थी जहां आसाराम ने एक मासूम नाबालिग के साथ कुकर्म किया था। पीड़िता के हर शब्द से आसाराम की हैवानियत झलकती है। मैं चुप रही। बापू ने मेरे माथे को चूमा और मुझे गले लगा लिया। वो मेरे पूरे चेहरे को चूमते रहे और फिर अचानक उन्होंने मुझे अपनी पकड़ से दूर कर दिया। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। मैं एकदम सदमे में आ गई, पर मैंने खुद को समझाया कि ये तो हमारे गुरु हैं। मैं खुद को समझाती रही कि मेरे सामने जो ये बिना कपड़ों के खड़े हैं, वो मुझे बुरी आत्माओं के साए से बचाने के लिए कोई विधि करेंगे। मैं पलंग पर अपनी नजरें झुकाकर बैठी रही, क्योंकि अब बापू के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मुक्ता, तुम रुक क्यों गई? माफ कीजिए सर, आगे पीड़िता ने जो बातें बताई हैं, वो मैं आपके सामने नहीं कह पाऊंगी। उस अंधेरे कमरे में आसाराम ने जो किया, उसे बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। क्या पीड़िता सच बोल रही है? सर, बलात्कार तो हुआ है। इंटरकोर्स के अलावा कानून की हर परिभाषा के तहत बलात्कार हुआ है। डीसीपी लांबा समझ गए कि खुद को भगवान मानने वाले आसाराम ने उस नाबालिग के साथ ओरल सेक्स और डिजिटल रेप किया था। मैंने जो कहा था उसे याद रखना। कमरे में क्या हुआ था, अगर किसी को भी बताया तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। अब जाओ और जहां से आई थी वहीं वापस चली जाओ। पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, तब आसाराम 16 साल की नाबालिग को नोच रहा था।
शरीर से प्रेतात्मा निकालने का बहाना बनाकर उसने माता पिता को बाहर मंत्रोच्चार करने बिठाया और खुद 1.5 घंटे उस बंद कमरे में मासूम के साथ बलात्कार करता रहा। इस केस की एक जानकारी नाबालिग ने पुलिस बयान में लिखवाई थी। हम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हमारे 11 ट्रक चलते हैं। सालों से हमारा पूरा परिवार आसाराम बापू का परम भक्त रहा है। यहाँ तक कि मेरे पापा ने तो लोन लेकर गांव में बापू का भव्य आश्रम बनाया है। बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे और मेरे भाई को बापू के गुरुकुल में रखकर पढ़ाया है। 2 और 3 अगस्त को जब मेरी तबीयत बिगड़ी तब मैं गुरुकुल में थी। अचानक क्लास में मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ी। क्लास की लड़कियों ने मुझे संभाला, हॉस्टल के कमरे में ले गईं और मुझे सुला दिया। उसके बाद उन लोगों ने तुरंत हमारी हॉस्टल वार्डन शिल्पी मैडम को मेरी हालत के बारे में बताया, लेकिन 2 दिनों तक शिल्पी मैडम मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले गईं। आखिरकार तीसरे दिन उन्होंने मुझे आश्रम संचालक के ऑफिस में बुलाया। तुम्हारे शरीर पर भी शैतानी आत्माओं का साया पड़ गया है, इसीलिए तुम्हारी तबीयत बिगड़ी है। लगातार प्रार्थना और मंत्रोच्चार करो, बापू का नाम लो। अगले दिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो उन लोगों ने मुझे जमीन पर बिठा दिया और कहने लगे कि महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करो। उन लोगों ने मुझे सोने भी नहीं दिया। बेटी, तुम पर दुष्ट आत्मा का साया पड़ गया है। मैंने बापू को भी यह बात बता दी है। तुम अपने घर पर फोन करके ये बात बता दो। भाई, ये लोग कह रहे हैं कि मुझ पर प्रेतात्मा का साया पड़ गया है। मेरी हालत बहुत गंभीर है, मैं मर जाऊंगी। पापा से कहो कि मुझे यहाँ से ले जाएं। बेटी का ऐसा फोन सुनकर माता पिता तुरंत छिंदवाड़ा आश्रम की ओर भागे, लेकिन एक पूरा दिन उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया गया। तीसरे दिन थोड़ी देर के लिए उनकी बेटी से मुलाकात करवाई गई, वो भी वार्डन शिल्पी की मौजूदगी में, जैसे वो कोई छात्रा नहीं बल्कि जेल की कोई कैदी हो। शिल्पी के रूप में वार्डन का काम करने वाली उस युवती का असली नाम संचिता गुप्ता था। उसने प्रेतात्मा की पूरी कहानी गढ़कर लड़की को डरा दिया। उसने नाबालिग के माता पिता को यह विश्वास दिला दिया कि अब उन्हें आसाराम बापू ही इससे बाहर निकालेंगे। लेकिन इन माता पिता को नहीं पता था कि वे खुद चलकर अपनी बेटी को शैतान के चंगुल में धकेल रहे हैं।